एक गांव में एक सेठ रहता था। वो गांव का सबसे अमीर आदमी था। एक दिन की बात है, सेठ घर से निकलकर अपनी दुकान की ओर जा रहा था। तभी सेठ को रास्ते में एक बड़ा सा आम का पेड़ दिखाई देता है, जिस पर ढेर सारे कच्चे आम लगे हुए थे। अरे वाह, इतने सारे कच्चे आम, वो भी फ्री के। आहा, मजा आ गया। इन आमों को तोड़कर घर ले जाता हूँ। सेठाइन से बोलूंगा कि इन्हें मैं बाजार से खरीद कर ला रहा हूँ। सेठ कच्चे आमों की लालच में पेड़ पर चढ़ जाता है। हालांकि उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, लेकिन मुफ्त के आम भी हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। सेठ पेड़ पर चढ़ ही रहा था कि तभी जोरों से हवा चलने लगती है और सेठ के पैर लड़खड़ाने लगते हैं। अरे, ये क्या हो रहा है? लगता है आज फ्री के आम के चक्कर में मेरी जान भी जाएगी फ्री में। हे प्रभु, बचा ले प्रभु। अब से कभी मैं मुफ्त की चीजों के पीछे नहीं भागूंगा। और यदि आज मेरी जान बचा ली तुमने, तो मैं गांव के 100 पंडितों को पेट भर के भोजन भी कराऊंगा। सेठ मुफ्त के आम के चक्कर में पेड़ पर तो चढ़ गया, लेकिन अब नीचे उतरने का साहस उसमें नहीं था। फिर भी हिम्मत करके भगवान का नाम लेते हुए पेड़ से नीचे उतरने लगा। आज का तो दिन ही खराब है मेरा। मुफ्त के आम भी नहीं मिले, ऊपर से 100 पंडितों को भोजन कराना होगा अलग से। मुझे लगता है मैं डर की वजह से कुछ ज्यादा ही बोल गया। 100 पंडितों को तो नहीं, लेकिन हाँ, 21 पंडितों को जरूर पेट भर भोजन कराऊंगा। सेठ जैसे जैसे पेड़ से नीचे उतरता जा रहा था, लालच और कंजूसी उस पर फिर से हावी होती जा रही थी। सेठ अब आम के पेड़ से सुरक्षित नीचे उतर गया। वैसे कुछ खास बड़ा पेड़ भी नहीं है, मैं तो आराम से नीचे उतर गया। इसमें 21 पंडितों को भोजन कराने वाली क्या बात है? हालांकि मैंने भगवान से बोला है, तो एक पंडित को तो भोजन करा ही दूंगा। इसके बाद सेठ एक ऐसे ब्राह्मण की तलाश करने लगता है जो बहुत कम खाता हो। उसे ऐसा एक ब्राह्मण मिल भी जाता है। प्रणाम महाराज, दीर्घायु हो। महाराज, एक बात बताइए, आप एक बार में कितना भोजन खा सकते हैं? पंडित को सेठ के चालाकी के बारे में पता था, इसलिए उसे सबक सिखाने का मन बनाता है। मेरी खुराक तो बहुत कम है जजमान। मैं चाहकर भी एक बार में 100 ग्राम से ज्यादा नहीं खा पाता हूँ। सेठ सोचता है कि इतना कम खाने वाला पंडित उसे नहीं मिल सकता, इसलिए इसी पंडित को आमंत्रित करना चाहिए। महाराज, मैं आपको अपने घर आमंत्रित करना चाहता हूँ भोजन के लिए। ठीक है जजमान, मैं आ जाऊंगा। महाराज, कल सुबह आप हमारे घर पधारिए। सेठ पंडित को आमंत्रित कर लौट जाता है। दूसरे दिन सेठ पंडित का इंतजार करने लगता है, लेकिन काफी समय निकल जाने के बाद भी वह पंडित नहीं आता है। सेठाइन, देखो पंडित जी अभी तक तो आए नहीं, और मुझे दुकान जाने के लिए भी तो देर हो रही है। तो एक काम करो, मैं दुकान जा रहा हूँ। यदि पंडित जी आ जाएं तो उन्हें भोजन करा देना। इतना कहने के बाद सेठ घर से निकलकर दुकान की ओर चल देता है। कुछ ही समय के बाद पंडित जी सेठ के घर पहुंचते हैं। क्षमा करना सेठाइन, मुझे थोड़ा विलंब हो गया। सेठ जी नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ गए? वो तो आपका इंतजार करते करते दुकान चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको भोजन परोसती हूँ। लेकिन उससे पहले आप हाथ पांव धुल लीजिए। इतना कहकर सेठाइन एक बर्तन में थोड़ा पानी लेकर आती हैं। तभी पंडित जी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अरे पंडित जी, आप
रो क्यों रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सेठाइन। मुझे आपके सासू माँ की याद आ गई थी। जब मैं यहाँ आया करता था ना, तो वो मेरे हाथ पांव धुलाने से पहले मुझे 2 सोने के सिक्के दिया करती थी। तो इसमें क्या है पंडित जी, मैं अभी आपको 2 सोने के सिक्के दे देती हूँ। सेठाइन पंडित जी को 2 सोने के सिक्के देकर खाने पर बैठा देती है। पंडित जी बड़े मज़े से भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद सेठाइन पंडित जी को दक्षिणा देने लगती हैं। ये देखकर पंडित जी की आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। अब क्या हुआ पंडित जी, आप फिर से क्यों रोने लगे? आपकी सासू माँ मुझे दक्षिणा में 2 महीने का राशन और 10 सोने के सिक्के दिया करती थी। बस उनकी याद आ गई और ये आंसू निकल पड़े। तो क्या हुआ पंडित जी, मैं वैसे ही करूँगी जैसे मेरी सासू माँ किया करती थी। सेठाइन ने वैसा ही किया। पंडित को 10 सोने के सिक्के और 2 महीनों का राशन भी दे दिया। पंडित मोटी दक्षिणा पाकर अपने घर को चला गया। शाम को जब सेठ जी घर पहुँचे तो सेठाइन ने सारी बात बता दी। सेठ जी ये सुनकर गुस्से में पंडित जी के घर पहुँचे और जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगे। पंडित जी समझ गए कि ये हो ना हो वही चालाक सेठ आया होगा। तभी पंडित जी ने एक योजना बनाई। पंडित जी जमीन पर लेट गए और अपनी पत्नी को उनके ऊपर सफ़ेद चादर डालकर दरवाज़ा खोलने को कह दिया। पंडिताइन ने भी बिल्कुल वैसा ही किया और पंडित जी के पास बैठकर रोने लगी। सेठ जी ये सब देखकर हैरान हो गए। ये कैसे हो गया पंडिताइन? क्या बताऊं भाई, सुबह किसी सेठ के घर गए थे भोजन करने और जब से वहां से वापस आए तो इनके पेट में दर्द उठने लगा और अचानक जमीन पर गिरकर प्राण त्याग दिए। ना जाने उस कलमुहे सेठ ने उन्हें ऐसा क्या खिला दिया। सेठ जी ये सब सुनकर घबरा गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो यहाँ इसे सबक सिखाने आया था, लेकिन ये तो पहले ही निकल गया। कहीं इसके मौत का इल्ज़ाम मेरे ऊपर ना आ जाए। सेठ जी घबराहट में पंडित जी के क्रियाक्रम के लिए कुछ पैसे देकर वहाँ से भाग गए। पंडित तो पहले ही सेठ के यहाँ से 2 महीने का राशन ले आए थे, इसलिए वो 2 महीने तक घर से बाहर ही नहीं निकले। 2 महीने बाद पंडित फिर से सेठ के घर पहुँचे। अरे पंडित जी, आप तो मर गए थे, फिर यहाँ कैसे? सेठाइन, मैं सीधा स्वर्ग से आ रहा हूँ। वहाँ कोई नाई नहीं है और दाढ़ी भी बढ़ गई है, तो मैं यहाँ दाढ़ी कटाने आया हूँ। साथ ही आपके लिए स्वर्ग से एक संदेश भी लाया हूँ। स्वर्ग से संदेश? वो भी मेरे लिए? हाँ हाँ सेठाइन, आपकी बेटी मुनिया स्वर्ग में ही है मेरे साथ। जब उसे पता चला कि मैं यहाँ आ रहा हूँ तो उसने आपसे मिलने के लिए बोला मुझे। मेरी बेटी कैसी है वो? ठीक से खाती पीती तो है ना? हमें याद तो करती है ना? आपकी बेटी बहुत अच्छी है, बस उसे उसके मनपसंद की मिठाइयाँ नहीं मिल पाती। सेठाइन जल्दी से अपनी बेटी की मनपसंद मिठाइयाँ बनाकर ले आती हैं। ये लीजिए पंडित जी, इसमें सारी मिठाइयाँ हैं, साथ ही कुछ सोने के सिक्के भी हैं। मुनिया को दे दीजिएगा और उससे कहिएगा कि अपना ख्याल रखे। पंडित सारी चीज़ें लेकर वापस घर आ जाता है। इस बार सेठाइन ने सेठ को कुछ भी नहीं बताया। कुछ दिनों के बाद पंडित जी वापस सेठ के घर पहुँचे। कैसे हैं पंडित जी, और मेरी बेटी कैसी है स्वर्ग में? सब बढ़िया है सेठाइन, और इस बार तो आपके लिए खुशखबरी भी है। आपकी बेटी मुनिया ने स्वर्ग में एक बच्चे को जन्म दिया है और उसने कहा है कि मम्मी से कह देना कि ढेर सारा राशन भेज दे, मुझे दावत जो देनी है यहाँ।
अरे वाह पंडित जी, आपने तो बहुत बढ़िया खबर सुनाई है। मैं अभी सारा सामान लेकर आती हूँ। सेठाइन पंडित को सारा सामान लाकर दे देती है। चावल, आटा, घी, चीनी, सोने की चेन, सोने का कड़ा, फल और सब्जियाँ और भी बहुत कुछ। शाम को जब सेठ जी घर आते हैं तो सेठाइन उन्हें खुशखबरी सुनाती हैं। अजी आप नाना बन गए हैं। क्या बकवास कर रही हो? मेरी तो कोई बेटी भी नहीं है, फिर मैं नाना कैसे बन सकता हूँ? अरे हमारी मुनिया है ना। मुनिया? मुनिया तो कब की मर गई, फिर मैं नाना कैसे बन गया? हाँ तो क्या हुआ, उसने स्वर्ग में ही एक बच्चे को जन्म दिया है। पंडित जी आज ही बता रहे थे। ये बात सुनकर सेठ को जैसे करंट लग गया। तुम पागल हो गई हो क्या? कहीं वो तुमसे कुछ ठग के तो नहीं ले गया? अरे नहीं, जो भी ले गए हैं वो सब मुनिया के बच्चे के लिए था। उसके लिए सोने की चैन, सोने का कड़ा और ढेर सारा राशन। स्वर्ग में दावत जो करनी है उसे। मूर्ख इंसान, तुझे ये पता नहीं कि मरे हुए लोगों के बच्चे नहीं होते। फिर मीना ने ये भी बता दिया कि जब पिछली बार पंडित जी आए थे तो उसे मुनिया के लिए सामान भेजा था। मन ही मन उस पंडित को कोसते हुए सेठ जी पंडित के घर पहुँचे। पंडित जी के पास पहुंचकर उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और बोला, पंडित जी मुझे माफ कर दो, आगे से मैं कभी लोगों के साथ चालाकी नहीं करूंगा। जंगल के लोग अपने बच्चों को इस महल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि लगभग 100 साल पहले इस महल के नौकर ने राजा और रानी को जलाकर मार डाला था। तब से दोनों की आत्मा इसी महल में भटकती है। एक दिन रमेश और सीमा पिकनिक मनाने दूसरे जंगल जा